गुड इवनिंग बच्चे, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथोफिलियंस। तो आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1। आप लोग अपनी एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिए। मैं क्वेश्चन पढ़ती जाऊंगी और आपको सॉल्यूशंस बताती जाऊंगी। फर्स्ट क्वेश्चन है यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। यहाँ पे 3 पार्ट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 135 एंड 225। ये दो नंबर्स गिवन है आपको और आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करना है और इसका एचसीएफ निकालना है। इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ निकालना है। लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से हम दो नंबर्स का एचसीएफ निकालते हैं यूजिंग एल्गोरिथम, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो सबसे पहले लिखेंगे बाय अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। और अब क्या करना है, अब आपको इन दोनों नंबर्स में से सबसे बड़ा नंबर को पहले लिखना है, यानी डिविडेंड बनाना है। एल्गोरिथम क्या थी? A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। याद होगा आपको, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। जिन स्टूडेंट्स ने लास्ट लेक्चर अटेंड नहीं किया है वो लास्ट लेक्चर अटेंड कर लें, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी। तो सबसे पहले 225 को हम डिविडेंड बनाएंगे, यानी A की वैल्यू हम अज्यूम कर रहे हैं 225। इसी तरह से नेक्स्ट नंबर जो हमारा है 135, उसको हम B अज्यूम करेंगे। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे कुछ ऐसी वैल्यू लेनी है जिससे 135 को मल्टीप्लाई करने पे 225 मिल जाए या फिर इससे कम मिले। तो डेफिनेटली 1 ही होगा, तो 135 मिलेगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़्यादा वैल्यू आएगी। प्लस रिमाइंडर क्या बचता है 90। मैंने बताया था आपको कि ये नंबर फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यही काम हम तब तक करेंगे जब तक रिमाइंडर 0 ना हो जाए। तो ये 135 यहाँ आ जाएगा और ये 90 जो रिमाइंडर था फर्स्ट स्टेप में, अब वो बन जाएगा डिवाइजर। 90 मल्टीप्लाइड बाय 1 गिव्स यू 90 प्लस और रिमाइंडर टू गेट दिस नंबर 135, है ना। तो 45 बच गया। अब 90 फिर से यहाँ पे बन जाएगा इसका डिविडेंड थर्ड स्टेप में, और जो रिमाइंडर था वो बन जाएगा डिवाइजर। दैट इज़ 45 मल्टीप्लाइड बाई 2, 90 मिल जाएगा पूरा, तो रिमाइंडर आ जाएगा 0। जैसे ही रिमाइंडर 0 आएगा तो हम यहाँ रुक जाएंगे। और ये जो हमारा डिवाइज़र होगा, सर्कल कर दे रही हूँ मैं, ये जो डिवाइज़र है ये आपका कहलाएगा HCF। देयरफॉर HCF इज़ इक्वल्स टू 45। ओके, तो इसी तरह से सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में जो दो नंबर्स गिवन हैं आपको, वो हैं 196 एंड 38220, 38,220 ये नंबर है। तो डेफिनेटली अब फिर से वही काम किया जाएगा, सेम स्टेप होगा। बाय अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, सब कुछ वही करना है हमें, जो कि क्या थी, यूक्लिड डिवीजन लेमा हमने क्या अप्लाई किया था, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में। यहाँ भी मैं आपको बताना भूल गई कि ये तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि एल्गोरिथम एक प्रोसेस है जो कि ये है, और उस प्रोसेस में हम किस लेमा का यूज़ करते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा, जो कि क्या है, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसी तरह यहाँ पर भी हमने वही करना है। ये एल्गोरिथम में हम इस लेमा का यूज़ कर रहे हैं। A की वैल्यू हमने क्या ले ली है, 38,220। ओके, और सेकंड वैल्यू बन जाएगा डिवाइजर 196। अब एक ऐसी वैल्यू देखनी है कि 196 से मल्टीप्लाई करने पे 38,220 मिले या फिर उससे कम वैल्यू मिले।
जस्ट कम, है ना। तो जब मल्टीप्लाई करके देखा जाए तो मुझे 195 मिला, जिससे कि एग्जैक्ट वैल्यू मुझे 38,220 मिल रही है, यानी फर्स्ट स्टेप में ही मिल गया मुझे। तो रिमाइंडर हो गया 0, इसलिए HCF होगा 196, जो कि हमारा डिवाइज़र था। ओके, सिंपल क्वेश्चन है। यहीं पे इसका थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं। थर्ड पार्ट है, इसमें नंबर्स हैं 867 एंड 255, दो वैल्यूज़ हैं। अब फिर से वही काम करेंगे, हम लिखेंगे बाय अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, sorry, by applying Euclid division algorithm, my mistake. ओके, अब इस एल्गोरिथम को जैसे ही हमने अप्लाई किया तो ये लेमा का अप्लाई होना तो लाजमी है। A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए की वैल्यू क्या होगी, दोनों में ग्रेटर वैल्यू जो भी है 867, बी जो कि डिवाइज़र है वो क्या होगा 255। अब फिर से वही काम करना है, यहाँ पे एक ऐसी वैल्यू लेनी है कि 255 से मल्टीप्लाई करने पे या तो 867 मिले या फिर उससे कम मिले। तो जब मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिला 675, जो कि इससे कम है। 4 से मल्टीप्लाई करने पे 867 से ज़्यादा वैल्यू आएगी। 3 से मल्टीप्लाई करने पे मिला 675, और तो रिमाइंडर बचता है मेरे पास 192। अब क्या होगा, ये 225 नेक्स्ट स्टेप में बन जाएगा डिविडेंड, और ये रिमाइंडर जो है, जो कि फर्स्ट स्टेप में रिमाइंडर था, सेकंड स्टेप में वो रिमाइंडर बन जाएगा डिवाइज़र 192। अब अगेन 192 को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे ही मैंने इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिला 192, जो कि 225 से कम है। 2 से मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू बड़ी हो जाती, और रिमाइंडर यहाँ पे बचा है मेरे पास 33। नेक्स्ट स्टेप में फिर से वैसे ही 192 यहाँ आ जाएगा, और ये 33 को मल्टीप्लाई जब हम करेंगे 5 से तो मुझे मिलेगा 165, और रिमाइंडर बच जाएगा 27। सिमिलरली 33 यहाँ पर आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, और 27 बन जाएगा डिवाइज़र। अगेन 33 लाना है तो डेफिनेटली हम 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर मेरे पास रिमाइंडर बच गया 6। नेक्स्ट स्टेप तब तक चलेगा जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है। 27 6 बन जाएगा डिवाइज़र, 6 4 are 24, फिर बच गया यहाँ पे 3। अगेन यहाँ पे आ गया 6, ये आ गया 3 2 are 6, प्लस आ गया 0। फाइनली हमें हमारा 0 मिल गया, तो यहाँ पर हम रुक जाएंगे, और ये जो कि डिवाइज़र था ये बन जाएगा HCF। तो HCF होगा 867 और 225 का 3, ये इसकी वैल्यू होगी। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन, ओके, सेकंड क्वेश्चन है, शो दैट any positive odd integer is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट लेक्चर में हमने इस टाइप का क्वेश्चन डिस्कस भी किया था, तो करते हैं ये क्वेश्चन। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि आपको प्रूव करना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर या तो 6q प्लस 1 के फॉर्म का होता है, या 6q प्लस 3 के फॉर्म का होता है, या 6q प्लस 5 के फॉर्म का होता है। तो आपको पॉजिटिव इंटीजर को प्रूव करना है, तो हम सबसे पहले वही अज्यूम करेंगे, लेट स्मॉल a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ओके, इसके साथ साथ हमें क्या अज्यूम करना है, एंड b इक्वल्स टू 6।
क्यों? क्योंकि 6q+1 था आपके क्वेश्चन में, 6q+1, 6q+3, मैं यहाँ पे रफ कॉलम बनाती हूँ, 6q+1, 6q+3, 6q+5, यही प्रूव करना है आपको। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे आपका जो डिवाइज़र होगा आप उसी को अज्यूम करेंगे, है ना। और साथ ही साथ ये भी बताया था कि वैल्यूज़ अगर बढ़ जाएं, 2 या 3 से ज़्यादा हो जाएं, तो फिर आपको उसके फैक्टर को देखना है। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान दीजिए कि ये 5 तक जा रही है वैल्यू, यानी रिमाइंडर को 5 तक इन्होंने लिया है, तो हम उसको कट शॉर्ट नहीं कर सकते, हमें वही वैल्यूज़ लेनी पड़ेंगी। तो क्या लेंगे हम फिर यहाँ पर लिखेंगे, नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे सबसे पहले, बाय अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, बाय अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, जो कि है a इक्वल्स टू BQ+R। ओके, a तो a ही है, वही हमने अज्यूम किया हुआ है a को, b की वैल्यू को 6q और +r। अब ये बात हमें पता है कि अगर रिमाइंडर डिवाइज़र अगर 6 है तो रिमाइंडर की वैल्यू क्या होगी, 6 से कम होगी, दैट इज़ 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये वैल्यूज़ रहेंगी r की। तो आप बारी बारी करके हर एक वैल्यू के साथ काम करना शुरू करते हैं। व्हेन r इज़ 0, व्हेन r इक्वल्स टू 0, ये वाली इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी, इक्वेशन 1 में अगर हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो 6q+r की जगह 0 यहाँ पर लिखना है आपको इन इक्वेशन 1। ठीक, इसी तरह से व्हेन r इक्वल्स टू 1, r की वैल्यू अगर 1 है तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी, a इक्वल्स टू 6q+1। एंड सिमिलरली अगर r की वैल्यू हम 2 अज्यूम कर लें, व्हेन r इक्वल्स टू 2, इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, a इक्वल्स टू 6q+2, यहाँ पर भी फिर वही लिखना है इन इक्वेशन 1 एंड अगेन इन इक्वेशन 1, ये लिखना पड़ेगा आपको, नहीं तो मार्क्स कटेंगे आपके एग्ज़ाम में। ये सारा स्टेप आपको लिखना है। यहाँ पे मैं लेती हूँ आगे का, डिवीज़न कर दिया थोड़ा सा मैंने। ओके, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट r इक्वल टू 2 तक हो गया हमारा। नेक्स्ट व्हेन r इक्वल्स टू 3, तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, ये वाली इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, a इक्वल्स टू 6q+3 इन इक्वेशन 1। व्हेन r इक्वल्स टू 4, इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, a इक्वल्स टू 6q+4, यहाँ पर भी लिख देंगे इन इक्वेशन 1। एंड लास्ट व्हेन r इक्वल्स टू 5। ये सब स्टेप्स देखिए एक ही जैसे कर रहे हैं हम बार बार, कोई मुश्किल स्टेप्स नहीं है, बस आपको याद रखना है कि किस तरह से लिखना है। ठीक है, ये लिखना ही पड़ेगा आपको। ओके, फाइनली हमें ये वैल्यूज़ मिली हैं, देखिए यहाँ पर a इक्वल्स टू 6q+0, देन a इक्वल्स टू 6q+1, a equals to 6q+2, a equals to 6q+3, a equals to 6q+4, a equals to 6q+5, ये वैल्यूज़ हमें मिल गई। अब इन वैल्यूज़ को देखकर हम बता सकते हैं कि कौन सी वैल्यू क्या है। क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर 6q, a इक्वल टू 6q, q इज़ मल्टीप्लाइड बाय एन इवन नंबर, तो ये पूरा एक इवन नंबर ही होगा, और तो नहीं है ये। सिमिलरली यहाँ पर q is multiplied by an even number plus an even number, तो even number plus an even number will be an even number. Again in this q is multiplied by an even number, तो ये even number होगा plus an even number, दोनों का सम
फिर से एक इवन नंबर ही मिलेगा। तो यानी ये तीनों वैल्यूज़ जो हैं वो तो क्या है, एक इवन नंबर है, लेकिन हमें इसको लिखना है। समझ तो गए हम, लेकिन लिखना भी है। इफ़ a equals to 6q plus 2 and 6q plus 4, then a is an even integer. Even integer because क्यों है, because q is multiplied by an even number and also मल्टीप्लाई तो कर ही रहा है वो, साथ ही साथ एक इवन नंबर जुड़ भी रहा है। तो इवन नंबर, इवन प्लस एन इवन विल गिव एन इवन नंबर। ओके, तो ये तो बात हुई इन चारों की, इस वाले की और इसकी और इसकी। ये तीनों नंबर्स हमारे इवन हो गए। तो रेस्ट कौन कौन से बचे फिर, 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। ये किसके बराबर है, a के बराबर है। a क्या था, पॉजिटिव इंटीजर। ये इंटीजर, ये पॉजिटिव इंटीजर कैसा है, ऑड है। क्यों ऑड है, क्योंकि q मल्टीप्लाई हो रहा है किसी इवन से, यानी एक इवन नंबर मिला। इवन नंबर में फिर से एक ऑड नंबर जुड़ रहा है। इवन नंबर में जैसे ही ऑड जुड़ेगा तो वो कम्प्लीटली ऑड बन जाएगा। तो ये पॉजिटिव इंटीजर कैसा है, ऑड है। सिमिलरली यहाँ पर भी a की वैल्यू, a को हमने अज्यूम किया था पॉजिटिव इंटीजर, तो ये पॉजिटिव इंटीजर कैसा है, 6q + 3 के फॉर्म का है। लेकिन ये है क्या, ऑड है या इवन है, ऑड है। क्यों, क्योंकि q मल्टीप्लाई हो रहा है 6 से, जो कि इवन है। इवन प्लस ऑड विल गिव यू एन ऑड नंबर। तो पॉजिटिव तो है लेकिन ऑड है, a b n पॉजिटिव ऑड इंटीजर है ना। इसी तरह से यहाँ पर भी ये भी एक ऑड इंटीजर है। तो अब आपको लास्ट लाइन लिखनी है, देयरफॉर एनी positive integer, sorry, any positive odd integer, any positive odd integer visible है, हाँ visible है। any positive odd integer is of the form 6q + 1, 6q + 3 and 6q + 5। ओके, तो ये आपको लास्ट लाइन लिखनी है, मेंशन करनी ज़रूरी है। ये पूरा पार्ट क्वेश्चन का है। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। बहुत ऐसा कभी हुआ तो एग्जामिनर ने 2 मार्क का पूछ लिया, नहीं तो वो ज़्यादातर 3 मार्क्स का पूछता है। अगला क्वेश्चन है आपका, एन आर्मी कंटिंजेंट ऑफ 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The 2 groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? अच्छा, क्वेश्चन में कहता है कि एक आर्मी कंटिंजेंट है, यानी आर्मी सोल्जर्स हैं। कंटिंजेंट मतलब सोल्जर्स, उनका बड़ा सा ग्रुप है 616 मेंबर्स का, 616 मेंबर्स का, और उनको मार्च करना है आर्मी बैंड के पीछे, जो कि 32 मेंबर्स हैं उसमें। और अब क्या करना है, बोला गया है कि वो दोनों ग्रुप्स को मार्च करना है लेकिन सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में, यानी आर्मी बैंड के जो मेंबर्स हैं वो जितने कॉलम्स में होंगे उतने ही कॉलम्स में आर्मी कंटिंजेंट भी होने चाहिए, यानी आर्मी सोल्जर्स भी होने चाहिए। तो व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे जिसमें कि वो मार्च करेंगे। तो हमेशा याद रखिए, जब भी ऐसी कोई बात हो कि 2 चीज़ों में 2 नंबर्स के बीच में लिंक बताया है और उस
इसके रिलेशन में आपसे मैक्सिमम के बारे में पूछा गया है। जब भी मैक्सिमम के बारे में पूछा जाए तो आपको HCF निकालना है, और जब मिनिमम के बारे में पूछा जाए तो आपको LCM निकालना है। ये बात हमेशा याद रखनी है। एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट लिखा होता है कि मैक्सिमम नंबर के बारे में पूछा गया होता है, तो आप समझ जाएंगे कि HCF निकालना है। अगर डायरेक्ट पूछा है मिनिमम के बारे में तो तब भी आप समझ जाएंगे कि LCM है। लेकिन कई दफ़ा मैक्सिमम और मिनिमम हिडन होता है, वो आपको खुद पहचानना होता है। अब इत्तेफाक से आपकी खुशकिस्मती से यहाँ पे बताया हुआ है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है। और HCF निकालना आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको सबसे पहले जो गिवन है आप वो लिखेंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ आर्मी कंटिंजेंट members is equal to 616। और क्या गिवन है, नंबर ऑफ आर्मी बैंड members is equals to 32। HCF निकालना है, तो लिखेंगे हम सबसे पहले by using Euclid's division। अब आपको यहाँ सोचना है कि लेमा या एल्गोरिथम। डेफिनेटली एल्गोरिथम होगा, तभी तो वो प्रॉपर स्टेप्स जाएंगे, वो पूरी प्रोसेस होगी। अब इसमें ऑटोमेटिकली हम वो लेमा यूज़ करते हैं, क्योंकि एल्गोरिथम में यही बताया जाता है कि आपको वो यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करके उस पूरे प्रोसेस को करना है। तो सबसे पहले डिविडेंड हम लेंगे, दोनों में से बड़ा नंबर कौन है, 616, तो ये बन जाएगा डिविडेंड। और डिवाइजर कौन है, 32। 32 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 616 मिल जाए या फिर उससे कम वैल्यू मिले। तो जैसे ही मैंने इसको 19 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे नंबर मिला है 608, और यहाँ पे रिमाइंडर बच गया 8। अब ये 32 नेक्स्ट स्टेप में बन जाएगा डिविडेंड, और ये 8 बन जाएगा डिवाइज़र। अब 8 4 जा कितना होता है, 32 होता है। पूरा का पूरा हो गया, यहाँ पे रिमाइंडर हो गया 0, तो सेकंड स्टेप में ही काम बन गया। तो अब HCF क्या हो गया, देयरफॉर HCF इज इक्वल्स टू 8। तो फाइनल स्टेटमेंट लिखेंगे हम लोग, hence the maximum number of columns in which they can march is 8। तो 8 नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे जिसमें वो दोनों ग्रुप्स मिलकर मार्चिंग करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है, use Euclid's division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer small m। अब ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिए आप अपनी बुक में कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करना है और आपको प्रूव करना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर किस फॉर्म में होता है, 3m के फॉर्म में होता है या फिर 3m plus 1 के फॉर्म में होता है। तो स्टार्ट वैसे ही करेंगे जैसे अब तक करते आए हैं कि लेट स्मॉल a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर, एंड इसके अलावा क्या अज्यूम करेंगे हम, b की वैल्यू यहाँ से लेंगे, डिवाइज़र क्या है 3, तो b की वैल्यू क्या होगी 3। अब लिखेंगे बाय अप्लाइंग, सब देखिए हर क्वेश्चन में वही स्टेप्स हम फॉलो कर रहे हैं, सेम स्टेप्स हैं। बाय अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा,
बाय अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, जो कि क्या है, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। a इक्वल टू b की वैल्यू हमने क्या अज्यूम की है, 3 प्लस r। अब अकॉर्डिंग टू दिस लेमा अगर डिवाइज़र 3 है तो r क्या होगा, 0, 1 एंड 2, ये 3 वैल्यूज़ होंगी r की। अब इन तीनों वैल्यूज़ के लिए हमें काम करना है। अब हम लिखेंगे सबसे पहले व्हेन r इक्वल्स टू 0, तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, a इक्वल्स टू 3q प्लस 0 इन इक्वेशन 1, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। ओके, a इक्वल्स टू 3q प्लस 0। अब लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ a से काम नहीं करना है। अब यहाँ क्वेश्चन में बोला ही गया था स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो हमारा पॉजिटिव इंटीजर क्या है, a। अब क्या करना है, उसका स्क्वायर करना है, क्योंकि प्रूव ही स्क्वायर के बारे में हमें करना है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर स्क्वायर करेंगे हम, तो a भी स्क्वायर हो जाएगा और ये 3q भी स्क्वायर हो जाएगा। इसको क्या ऐसा नहीं लिखा जा सकता है, 3 इंटू 3q स्क्वायर। एंड अगेन क्या मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ, 3 इंटू m, वेयर m इक्वल्स टू 3q स्क्वायर। अज्यूम कर लिया मैंने इस पूरी वैल्यू को, 3q स्क्वायर को m, तो क्या हो गया, a स्क्वायर इक्वल टू 3m, क्योंकि इसको अज्यूम कर लिया गया। ये जो सर्कल लगा रही हूँ मैं इसके ऊपर, आपको नहीं लगाना है, समझाने के लिए बता रही हूँ कि 3q स्क्वायर को क्या अज्यूम कर लिया है मैंने, m ही क्यों अज्यूम किया, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे m के फॉर्म में लाना है। p के फॉर्म में लाना होता तो p अज्यूम करती, क्वेश्चन को देख कर काम करना है। तो a स्क्वायर क्या हो गया, 3m, ओके। तो ये हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट, व्हेन r इक्वल्स टू 1, 0 के लिए काम कर लिया, अब 1 के लिए काम करते हैं। इक्वेशन 1 के अंदर हम वैल्यू पुट करते हैं 1, 3q प्लस 1। अब फिर से यहीं पे काम नहीं चलेगा हमारा, क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो a स्क्वायर और 3q प्लस 1 स्क्वायर। अब a प्लस b होल स्क्वायर है ये, तो क्या साफ साफ दिख रहा है, आइडेंटिटी लग रही है यहाँ पर। तो a स्क्वायर इक्वल्स टू 3q स्क्वायर, दैट इज़ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यही होती है आइडेंटिटी, है ना। या फिर जैसे अगर आइडेंटिटी है x प्लस वाई होल स्क्वायर, तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो 3q स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 3q मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 1 स्क्वायर। आइडेंटिटी हमने लगा दी है यहाँ पर लिख भी देते हैं, बाय दिस आइडेंटिटी, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये आइडेंटिटी हमने लगाई है। ओके, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। a स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर। इस फर्स्ट स्टेप को हम ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि 3q का होल स्क्वायर है तो 3 का भी स्क्वायर, दैट इज़ 3 इंटू 3, और q का भी स्क्वायर, q स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q प्लस 1। इन दोनों में से क्या मैं 3 कॉमन ले सकती हूँ? बिल्कुल ले सकते हैं। 3 कॉमन ले लिया अगर, तो क्या बचा, अंदर बचा है 3q स्क्वायर, और यहाँ पे 3 बाहर ले लिए कॉमन, तो क्या बचा 2q और प्लस 1। इसी तरह से क्या इसको ऐसा नहीं लिखा जा सकता, इस पूरी वैल्यू को अगर m अज्यूम कर लिया जाए तो ये 3m प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं हम वेयर m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q। तो ये a स्क्वायर किस फॉर्म में आ गया, 3m प्लस 1 के फॉर्म में आ गया। यही लाना था हमें, या तो वो 3m के फॉर्म में हो या 3m प्लस 1 के फॉर्म में हो। तो
पहले वाली वैल्यू में हमें 3m मिला था और सेकेंड इसमें मिला है 3m+1। अभी एक और बचा है, 2 के साथ अब काम करना बचा है, तो अब 2 के साथ भी काम कर लेते हैं। व्हेन, ये 3 मार्क क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में कई बार आया है। देखिए स्टेप सारे एक जैसे ही हैं, बार बार एक ही काम कर रहे हैं हम, है ना, तो ध्यान रखना है कि किस तरह से हमें करना है। नेक्स्ट अब क्या लिखना है हमें, व्हेन r = 2, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, तो a = क्या होगा 3q + 2। नाउ स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, a² + 3q² 3q + 2²। Again by applying this identity, x + y² = x² + 2xy + y²। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 3q² + 2 × 3q × 2 + 2²। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे हम, 3q² को हम कैसा लिख सकते हैं, 3 × 3q² प्लस, ये तो एज इट इज़ ही रहने देते हैं इसको, क्योंकि ऑलरेडी ये फैक्टर्स के फॉर्म में है, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है हमें, क्योंकि हमें एट द एंड कॉमन ही लेना है। 2 × 2 दैट इज़ 4। ओके, इसके नेक्स्ट स्टेप में देखिए ज़रा, 3 × 3q² प्लस 2 × 3q + 2, 3q × 2 प्लस 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, क्या हम 3 + 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यों लिखा है हमने 3 + 1 के फॉर्म में, क्योंकि हमें यहाँ पे +4 के फॉर्म में नहीं था कुछ भी गिवन, +4 के फॉर्म में कुछ भी गिवन नहीं था, इसलिए हमने इसको किस फॉर्म में लाया, जिस फॉर्म में हमें क्वेश्चन में वैल्यू गिवन थी, 1 के फॉर्म में वैल्यू गिवन थी, इसलिए हमने इसे 1 के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर दिया है। 4 को हमने लिख लिया 3 + 1, ताकि वो इस तरह का दिखने लगे, और 3 तो हमारे काम में ही आएगा, 3 भी आ गया और 1 भी आ गया, मज़ा ही आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इस टर्म और इस टर्म, मतलब 4 टर्म्स हैं यहाँ पर, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, 4 टर्म है, तो चारों में से पहली 3 टर्म्स में से 3 कॉमन ले लेते हैं। मैं ऐसा करती हूँ, नेक्स्ट पेज पर लिखती हूँ ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो। ओके, तो लास्ट स्टेप जो मैंने वहाँ पे लिखा था, मैं उसको दोबारा से लिख देती हूँ ताकि उसके नेक्स्ट वाला स्टेप आपको क्लियर हो। ये वाला स्टेप लिखा हुआ था मैंने वहाँ पर, +2 × 3q × 2 प्लस 3 + 1, यही लिखा था। अब इस वाले स्टेप और इस वाले स्टेप में से 3 कॉमन लिया जा सकता है बहुत ही आराम से। तो क्या बच गया, फर्स्ट स्टेप में से अगर 3 बाहर ले लिया तो 3q² बचा है अंदर, प्लस इसमें क्या बचा है, 2 × 2 = 4q बच गया है, और प्लस 3 में से 3 बाहर ले लिया तो यहाँ पर बेचारा 1 बच गया, और ये वाला 1 तो है ही। ओके, अब क्या होगा, 3, ये पूरी वैल्यू को, इस पूरी वैल्यू को हमने क्या किया, m अज्यूम कर लिया, +1, फिर यहाँ पर लिख भी दिया, वेयर m = 3q² + 4q + 1। अब देखिए आपकी थर्ड वाली जो वैल्यू है वो भी 3m+1 के फॉर्म में आ गई है। तो यही प्रूव करना था हमें कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर हमेशा या तो 3m के फॉर्म में होता है या 3m+1 के फॉर्म में होता है, जो कि ईजिली हमने प्रूव कर दिया है। तो अब बस लास्ट स्टेटमेंट लिखनी है आपको, देयरफॉर स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर
positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer small m. ओके अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, एकदम सेम है, बस स्क्वायर की जगह क्या है, क्यूब है यहाँ पर। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड डिविजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m plus 1 और 9m plus 8। अब ये क्वेश्चन यहाँ पर मैं लिखती हूँ क्वेश्चन नंबर 5। आपको देखिए यहाँ पर क्या लाना है, मैं रफ कॉलम में लिख रही हूँ। आपको लाना है 9m या फिर 9m plus 1 या फिर 9m plus 8। क्वेश्चन में क्या कहा है कि आपको प्रूव करना है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब, पॉजिटिव इंटीजर तो हम एज्यूम कर लेंगे, उसका क्यूब जो है वो या तो इस फॉर्म में होगा या इस फॉर्म में होगा या इस फॉर्म में होगा। ठीक है, तो सबसे पहले वही स्टेटमेंट हमेशा की तरह, लेट स्मॉल a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, एंड b की वैल्यू क्या लेंगे हम। अब अकॉर्डिंग टू आवर अजम्पशन, जो कि हमने पहले सीखा था कि यहाँ जो भी डिवाइज़र होता है उसी को लेते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने वहाँ पे भी आपको लेक्चर 1 में भी बताया था कि यहाँ पे जो भी वैल्यू है, अगर 9 है तो डेफिनेटली 0 से लेकर 8 तक की वैल्यू आएगी रिमाइंडर की। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स आपको काम करना पड़ेगा, वो भी क्यूब के साथ। तो सोचिए कितना लंबा स्टेप होगा, बहुत सारे स्टेप्स हो जाएंगे और बहुत सारी शीट्स भी भर जाएंगी। और मुश्किल से ये क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स का, ज़्यादा आया तो 4 मार्क्स का, उससे ज़्यादा का तो आएगा ही नहीं। और किसी भी हाल में आपको 9 नहीं लेनी है वैल्यू, चाहे वो कितने भी मार्क्स का है। 3 मार्क्स का आता है तब भी, 4 मार्क्स का आता है तब भी 9 नहीं लेंगे आप वैल्यू। 9 के अलावा क्या लेनी है, वैल्यू से पहले ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 भी इम्पॉर्टेंट था और क्वेश्चन नंबर 5 भी इस एक्सरसाइज का इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में बार बार रिपीट हुआ है। 9 का स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या है, 3 है ना, मतलब बेसिकली 3 ही है स्मॉलेस्ट क्या। तो b की वैल्यू हम क्या लेंगे, 3 लेंगे, 9 नहीं लेंगे, ये बात याद रखिएगा। अब जब भी वैल्यू बड़ी हो तो उसके फैक्टर को देखना है, उसके फैक्टर के अकॉर्डिंग यहाँ पे b की वैल्यू, डिवाइज़र की वैल्यू हमें लेनी है, चूज़ करनी है। अब लिखेंगे फिर से वही चीज़, बाय अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ओके। तो जो कि क्या है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है, a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3q प्लस आर। अब वैल्यू अगर डिवाइज़र की 3 है तो r की वैल्यू क्या क्या होगी, 0 हो जाएगी, 1 होगी, 2 होगी, लेस देन 3 होती है हमेशा वैल्यू रिमाइंडर की। तो अब काम शुरू करते हैं। व्हेन r इक्वल्स टू 0, r की वैल्यू अगर 0 होगी तो ये इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, a इक्वल टू 3q प्लस 0। अब क्या करना है आपको, क्वेश्चन में ही लिखा था कि प्रूव शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्यूब ऑफ दिस पॉजिटिव इंटीजर, तो a का क्यूब करना है, तो इस साइड पे भी क्यूब करेंगे और यहाँ पर भी क्यूब करना है हमें। तो क्या हो जाएगा ये, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 क्यूब। हमें किस फॉर्म में वैल्यू लानी है, 9m के फॉर्म में लानी है। तो हम 3 और 3 को एक साथ क्लब कर लेते हैं और
इसको अकेला रहने देते हैं। अब क्या इसको ऐसा नहीं लिखा जा सकता 9 और इस पूरे को हम m अज्यूम कर लें, फिर यहाँ पे लिख लें वेयर m इज़ इक्वल्स टू 3q³। तो ये इस फॉर्म में आ गई वैल्यू। क्लियर? अब नेक्स्ट देखते हैं। When r इक्वल टू 1, 0 के लिए तो काम कर लिया, अब 1 के लिए काम करते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी? इक्वेशन 1 हो जाएगी a इक्वल टू 3q+1, 3q+1 क्यूब करते हैं दोनों साइड्स पर a³ और यहाँ पर भी 3q+1 होल क्यूब। अब बाय यूजिंग आइडेंटिटी x + y होल क्यूब, क्या होती है आइडेंटिटी? लगाते हैं ज़रा। a³ मतलब x³ दैट इज़ 3q³ प्लस 3 इंटू x² दैट इज़ 3q होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय y की वैल्यू क्या है 1 प्लस 3 इंटू 3q मल्टीप्लाइड बाय 1 स्क्वायर प्लस 1 क्यूब। बस आइडेंटिटी लगाई है, कुछ ऐसा नहीं किया है। घबरा मत जाइएगा कि पता नहीं क्या कर दिया यहाँ पर। ये आइडेंटिटी है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर x + y होल क्यूब, जो कि क्या होता है x³ प्लस 3x² y प्लस 3xy² प्लस y³ बस आइडेंटिटी लगाई है यहाँ पर। x क्या था मेरा 3q था और y क्या था 1 था, बस सब्स्टिट्यूट करी वैल्यू, ये इक्वेशन मुझे मिली। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है इसका? तो ये है यहाँ पर a³, इसको फर्स्ट टर्म को हमने लिखा है 3 × 3 × 3q³, सेकेंड टर्म है हमारी 3 × 3q होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 × 3 × 3q²। थर्ड टर्म 3 × 3q एंड फोर्थ टर्म इज 1। अब सिंपली अगर हम इस वाली टर्म और इस वाली टर्म को देखें तो तीनों में से हम 9 कॉमन ले सकते हैं इजीली। तो देख लीजिए, इसमें भी दिख रहा है 9, इसमें भी दिख रहा है 9 और इसमें भी दिख रहा है 9, तो 9 को कॉमन ले लिया हमने। नेक्स्ट स्टेप में इसमें से 9 कॉमन आ गया तो क्या बचा इसके पास 3q³, इसमें से 9 कॉमन ले लिया तो क्या बचा 3q², और यहाँ पर क्या बचा खाली q और प्लस 1। एंड सिमिलरली नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, यहाँ पर इस पूरी वैल्यू को, जो भी ब्रैकेट में आपको दिख रहा है, इस पूरी वैल्यू को हम क्या अज्यूम कर लेंगे m, तो हो जाएगा 9m + 1। फिर लिखना भी है यहाँ पर वेयर m इक्वल्स टू 3q³ प्लस 3q² प्लस q। तो देखिए आपकी सेकेंड वैल्यू जो है यहाँ पर दिख रही है, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन थी 9m + 1, तो यहाँ पे भी 9m + 1 दिख रही है वैल्यू। ओके, अब r इक्वल टू 2 के लिए करते हैं। a इक्वल टू 3q + 2 हो जाएगी वैल्यू। इक्वेशन नंबर 1 में अगर r की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट कर दी जाए तो 3q + 2 एंड अगेन फिर से क्यूब करते हैं दोनों साइड्स पर 3q + 2q। अगेन अप्लाइंग आइडेंटिटी x + y होल क्यूब, a³ विल बी इक्वल्स टू 3q होल क्यूब प्लस 3 × 3q² multiplied by 2 plus 3 × 3q × 2² plus last 2q। ओके, नेक्स्ट सिंप्लीफाई करते हैं इसको। 3q होल क्यूब है, दैट इज 3 × 3 × 3q³ प्लस 3 × 3 × 3q² × 2 प्लस 3 × 3q × 4 प्लस 8। ओके, अब देखिए ज़रा इस वाले स्टेप, इस टर्म और इस टर्म में
9 आपको इजीली कॉमन दिख रहा होगा। 9 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमें 9 के फॉर्म में लाना है। तो 3 3 ज़ा 9, 9 कॉमन ले लेते हैं इसमें से 9 कॉमन ले लिया तो क्या बचा? 3q क्यूब। इसमें से 9 कॉमन ले लिया तो क्या बचा? 3 2 ज़ा 6 q स्क्वायर। इसमें से 9 कॉमन ले लिया तो क्या बचा? 4q। और लास्ट इसमें तो कुछ लिया ही नहीं है, प्लस 8 एज इट इज़। अब क्या करेंगे हम? इस पूरी वैल्यू को m अज्यूम कर लेंगे, 9m प्लस 8, वेयर 9 एज इट इज़ है, इसको m अज्यूम किया, 8 भी एज इट इज़ है ना, वेयर m इज़ इक्वल्स टू 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q। अब देखिए आपकी लास्ट वैल्यू भी मैच कर रही है। 3 वैल्यूज़ थी, एक 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, तो थर्ड वैल्यू भी मिल गई। तो अब लास्ट स्टेटमेंट आपको लिखनी है बस, देयरफॉर द क्यूब ऑफ एनी positive integer is of the form 9m plus 1 or 9m plus 8। ये लास्ट स्टेटमेंट आपको लिखनी है। ओके, तो यही 5 क्वेश्चंस थे आपके इस एक्सरसाइज में। आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, कुछ समझ आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। ओके, गुड बाय।